नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास कातिल रात की कातिल हसीना। यह है भाग संख्या 3, गुले गुलजार। अब आगे। अभी की चौकन्नी निगाहें मुझ पर ही जमी हुई थी। मैंने कुछ पल उसे घूर कर देखा। मैं शुरुआत में अपनी नज़रों से ही उसकी फाड़ देना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें मुझे बता रही थी कि वो या तो नशे की कोई डोज ले चुका था या फिर दारू के पैग लगा चुका था। तो उसे मेरी इन नज़रों का क्या उस पर घंटा फर्क पड़ने वाला था? चारू कहाँ है? मेरा सवाल सुनते ही वो अपने माथे पर अपने हाथ धर कर बैठ गया। तुम भी कोई पुलिसिए हो क्या? साला पिछले 1 हफ्ते में 50 लोग को इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि मुझे पता नहीं कि वो साली छिन्नाल कहाँ है। वो मुझे बताकर नहीं गई कि वो अपने किस यार के साथ हनीमून पर जा रही है। उसकी झल्लाई हुई आवाज़ ही बता रही थी कि वो इस सवाल को सुन सुनकर पक चुका था। क्यों, तेरी तो सबसे खास सहेली है। मैंने सुना है तू उसके साथ ही इस क्लब की रोज़ाना रौनक बढ़ाता था और इस केबिन में भी उसे लाने में कोई गुरेज नहीं करता था। मैंने उसके झल्लाने पर कोई खास ध्यान न देते हुए पूछा। हाँ, उसे क्लब में आना पसंद है और उसे मेरा यहाँ पर साथ पसंद है, तो वो होती ही है मेरे साथ। और हम दोनों ही बालिग हैं, तो फिर चाहे वो इस केबिन में मेरे साथ आए या कहीं और मेरे साथ जाए, तो इससे तुम लोगों का क्या लेना देना है? अभी बातें बनाने में माहिर इंसान था। सुन बेटा, अगर वो इस वक्त यहाँ तेरे साथ लेटी हुई होती तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन एक 20 साल की लड़की पिछले 1 हफ्ते से लापता है, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ पर है। वो जिंदा भी है या तेरे जैसे किसी हवस के पुजारी की भेंट चढ़ गई है। इसलिए जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक तुझसे 50 बार तो क्या, 500 बार पूछेंगे। मैंने इस बार उसे कठोर शब्दों में हड़काया। मैं सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानता, कसम से। मुझे खुद उसकी चिंता है। अगर मुझे जरा सी भी उसकी कहीं और की भनक होती तो मैं अब तक खुद उसे घर ला चुका होता। इस बार अभी के तेवर कुछ ढीले पड़ चुके थे। तुम आखिरी बार उससे कब मिले थे? मैंने उससे अगला सवाल किया। पिछले शनिवार को, यही इसी क्लब में। अभी शायद इस सवाल का जवाब भी कई लोगों को दे चुका था। तुम्हारे अलावा और किसके इतने करीब थी जिसके साथ वो कहीं भी जा सकती थी? मैंने अगला सवाल किया। कोई एक बंदा हो तो गिनाओ। उसे तो कपड़ों की तरह से लड़के बदलने का शौक था। अभी ने अजीब से स्वर में बोला। इसलिए ही तुमने उसे छिनाल बोला था? मैंने उससे पूछा। हाँ, वो अपनी नशे की आदत की वजह से किसी के साथ भी सो सकती थी। अभी ने एक अजीब सी बात बोली थी। क्यों, उसे अपना कोई शौक पूरा करने के लिए उसे हर किसी के साथ सोने की ज़रूरत थी? वो एक अमीर बाप की इकलौती लड़की थी। उसका बाप ऐसे 2-4 क्लब तो उसकी एक फरमाइश पर उसे खरीद कर दे सकता था। मैंने उसकी बात से नाइत्तेफिकी जाहिर की। दूसरे की थाली में हमेशा सभी की घी हमेशा ज़्यादा ही नज़र आता है जनाब। असलियत में वो एक पैसे को मोहताज थी। उसका बाप सिर्फ दिखावे के लिए उस पर अपना प्यार उड़ेलता है, लेकिन पैसों के लिए वो हमेशा तरसती है और परेशान रहती है। अभी ने एक चौंकाने वाली बात बताई थी। वो क्लब में तो तुम्हारे साथ ही रहती थी। इसका मतलब उसका सारा खर्चा पानी तुम ही उठाते होगे? मैंने उसकी आंखों में झांककर देखते हुए पूछा। नहीं, मैं इतना बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ कि हर रोज़ 10,000 रुपये इस क्लब में खर्च कर सकूँ। अभी ने इनकार में अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोला। इसका मतलब तुम उसके साथ साथ अपने शौक को पूरा करने के लिए उसे दूसरे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर करते होगे। साले, इतनी देर से उस लड़की को छिनाल बोले जा रहे थे। खुद को उसका भड़वा बोलते हुए तुझे शर्म आ रही है? मैंने
हिकारत भरे स्वर में उसे बोला। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बता रहा था कि वो किसी भी पल मुझ पर झपट पड़ेगा, इसलिए मैंने फौरन से पिस्तर अपने बाबूराव को अपनी जेब से निकालकर अपने हाथ में ले लिया था। मेरे हाथ में मेरी पिस्तौल को देखकर उसकी फट कर फ्लावर हो चुकी थी। मैं सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे मारना मत प्लीज़। अभी जो कुछ देर पहले मुझ पर झपट पड़ने के लिए अरमान संजोए हुए था, इस वक्त मेरे सामने हाथ जोड़े हुए बैठा हुआ था। चल, मैंने मान लिया कि तुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बारे में और किस को पता हो सकता है? उसके बारे में तो जानता ही होगा। मैंने पिस्तौल को उसकी खोपड़ी में सटाते हुए पूछा। कामरन भाई, उसे आखिरी बार मैंने उसी के साथ देखा था। वो पिछले शनिवार को मेरे साथ क्लब में आई जरूर थी, लेकिन वो आते ही कामरन के साथ यहाँ से चली गई थी। अभी की खोपड़ी से पिस्तौल लगते ही उसकी याददाश्त लौट आई थी। ये कामरन भी यहाँ आता है? मैंने अब कामरन के बारे में जानना चाहा। नहीं, वो बस तभी क्लब में आता है जब किसी पर लंबी उधारी हो गई हो, फिर वसूली के लिए वही आता है। मतलब कभी कभार ही आता है। अभी अब तोते की तरह से बोल रहा था। किस तरह की उधारी? वो यहाँ कुछ बेचता है क्या? मैंने समझकर भी ना समझ बनने का नाटक किया। ड्रग सप्लायर है। मुंबई के अधिकतर क्लब में वही सप्लाई देता है। मतलब उसी के गोरखे होते हैं, अभी ने बताया। चारू भी कामरन से उधारी में माल लेती थी क्या, जो उसे कामरन के साथ जाना पड़ गया? मैंने जानना चाहा। मेरी जानकारी में तो उसने कभी उधार माल नहीं लिया था। मुझे चोरी छुपे लिया हो तो कह नहीं सकता, अभी ने बताया। कामरन के असल ठिकाने के बारे में बताओ, मैंने पूछा। कामरन के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी तुम्हारे साथ जो छमिया आई थी वो दे सकती है। वो कामरन की ही पंटर है इस क्लब में। अभी ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए बोले जाते हैं। तुम मोनिका के बारे में बात कर रहे हो? मैंने अभी से पूछा। ओह, तो तुम्हें उसने अपना नाम मोनिका बताया है? वैसे उसका नाम गुल है। अभी के चेहरे पर इस वक्त एक कुटिल मुस्कान उभर आई थी। तू यहाँ के अलावा और कहाँ मिल सकता है? क्योंकि मुझे पता है तू आज के बाद यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेगा, मैंने अभी से कड़वे स्वर में पूछा। मैं बरसोवा में रहता हूँ, चाहो तो मेरा पता लिख लो, अभी ने तुरंत बोला। जब तक चारू नहीं मिल जाती है या उसकी कोई खबर नहीं लगती, तब तक तू इस शहर से गायब होने की सोचना भी मत, वरना तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। और अगर मुझे तुझे ढूंढना पड़ा तो यकीन मान, इस पिस्तौल की हर गोली पर सिर्फ तेरा नाम लिखा होगा। मैं उसे चेतावनी नुमा लहजे में बोला। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो खुद चारू को ढूंढने में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। वो मेरी सबसे खास बंदी थी भाई, अभी ने मुझे भरोसा दिलाने वाले अंदाज में बोला। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से सुन। किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि कोई इतनी शिद्दत से चारू की तलाश कर रहा है। अपनी जुबान को बंद रखना। अब अपना फ़ोन नंबर दे मुझे। मेरे बोलते ही उसने सहमति में अपनी मुंडी को हिलाया और अपना फ़ोन नंबर भी बिना हिजूलियत के मुझे लिखवा दिया। अब अपनी आइटम को बुलाकर बिंदास अपनी रात को रंगीन कर। तब तक मैं उस मोनिका उर्फ गुलनाज से मिल लेता हूँ। ये बोलकर मैं बिना कोई उसका जवाब सुने ही उस केबिन से बाहर आ गया। मैं अभी केबिन से थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि एक केबिन से मुझे अभी के साथ वाली लड़की बाहर आती हुई नजर आई। मोनिका केबिन के अंदर ही है क्या? मैंने उस लड़की को रोककर पूछा। नहीं, वो तो काफ़ी देर पहले दारू की बोतल लेने नीचे गई थी, तब से वापस नहीं आई है, उस लड़की ने मेरी ओर देखते हुए बोला। उसकी बात सुनते ही मैं तेज़ी से उस केबिन की ओर दौड़ा जिस केबिन से वो लड़की निकली थी, लेकिन वो केबिन इस वक्त किसी विधवा की मांग की तरह से सूना पड़ा था। मैं अब तेज़ी से नीचे की ओर दौड़ा। नीचे पहुंचने के बाद मैंने पूरे क्लब
को अपनी नज़रों से छानने की कोशिश की, अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाया, लेकिन मुझे उस गुल नाम की लड़की के कहीं दर्शन नहीं हुए। गुल के गायब होने का चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। क्या उसने हमारी बात उस केबिन से बाहर खड़ी होकर सुन ली थी? क्या हमारी बातचीत में किसी कामरन का नाम आने की वजह से वो एकाएक क्लब से गायब हो गई थी? ओए हैंडसम, कहाँ खोए हुए हो? तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और एक मखमली हाथ मेरे कंधे पर मुझे महसूस हुआ। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो गुल मेरी तरफ देखकर ही मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे ही ख्यालों में खोया हुआ था डार्लिंग। तुम हमारे केबिन में भी नहीं मिली तो मैं नीचे तुम्हें ढूंढने आया था, मैंने गुल को बताया। वैसे एक बात तो बताओ, तुम आखिर तुम हो कौन और अभी को इतने अजीब तरीके से डरा क्यों रहे थे? गुल ने मेरी और गहरी नज़रों से देखा। मैं बस तुम्हारी तरह ही क्लब में अपनी नाइट लाइफ गुजारने का शौकीन हूँ। वो हरामी मेरी एक चारू नाम की गर्लफ्रेंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और उसकी नशे की लत की वजह से ये उससे उल्टे सीधे धंधे करवाता है और उसका फ़ायदा उठाता है। उसे इस बारे में अपनी भाषा में समझाने आया था। मैंने तुरंत एक कहानी तैयार करके गुल को सुनाई। इस हरामी को मैं जानती हूँ। इसने कई लड़कियों की ज़िंदगी इसी तरह से बर्बाद की है, लेकिन जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो अपने खुद के कर्मों से बर्बाद हुई है। उसे बर्बाद करने में इस अभी का योगदान तो बहुत थोड़ा सा है। गुल ने मेरी ओर देखते हुए बोला। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने गुल से पूछा। हम कहीं और चल सकते हैं, यहाँ इस बार में बात करना सही नहीं रहेगा। गुल शायद वहाँ मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। तुम बताओ, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैंने गुल से ही इस बारे में पूछना उचित समझा। चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, गाड़ी तो होगी ना तुम्हारे पास? गुल ने मेरे हाथ में अपना हाथ डालते हुए पूछा। गाड़ी नहीं भी होगी तो अपना जान के लिए शोरूम से नहीं निकलवा देंगे। तुम चलो तो सही, मैं अपने अंदाज में उसे बोला, जिसे सुनकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हम दोनों ही कुछ ही पलों में क्लब की पार्किंग में खड़े थे, जहाँ पर मिस्टर आप्टे द्वारा मुझे काम के लिए दी हुई गाड़ी मैंने पार्क की हुई थी। अब बताओ, ऐसा क्या बताना चाहती थी तुम जो वहाँ नहीं बता सकती थी? मैंने गुल की तरफ देखते हुए पूछा। चारू के बारे में उस क्लब में बात करना खतरे से खाली नहीं था। वो एक हफ्ते से क्लब नहीं आई है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए यहाँ बहुत लोग आ चुके हैं। अब ये नहीं पता कि वे कौन लोग हैं और उससे क्यों ढूंढ रहे हैं। गुल ने मेरी ओर देखकर जवाब दिया। मुझे पता लगा है कि उसे पिछले शनिवार को किसी कामरन नाम के आदमी के साथ देखा गया था, जो कि एक ड्रग डीलर है। तुम उस आदमी को जानती हो? मैं अलग अंदाज में गुल से कामरन के बारे में पूछा। कामरन को उस क्लब में सब जानते हैं। वो कई लोगों के नशे की पूर्ति करता है, यहाँ तक कि 20% ब्याज पर ड्रग को उधारी पर भी देता है। तुम्हारी उस छमिया चारू का भी एक उधार खाता कामरन के पास खुला हुआ था और उसे एक बहुत बड़ी रकम कामरन को चुकानी थी। गुल ने एक के बाद एक पत्ते खोलते हुए बोला। तुम इतना सब कुछ चारू और कामरन के बारे में कैसे जानती हो? मैंने गुल की तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि कामरन मुझे भी माल देता है और क्लब में लोगों के बीच में ये बात करने के लिए ये सबसे हॉट सब्जेक्ट होता है कि किस पर कितनी उधारी चल रही है। गुल ने मुझे सहज भाव से जवाब दिया। चारू के ऊपर कितने की उधारी होगी? मैंने पूछा। 20 लाख से ऊपर की है। उसे रईसजादी ने अपने फार्म हाउस में एक पूल पार्टी की थी, जिसमें उसके सभी यार दोस्त शामिल थे। जैसे कि बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाता था, आजकल मुंबई में इन रईसजादों की पार्टी में सभी का स्वागत भरी हुई सिगरेट से किया जाता है। बस उसी पार्टी का उधार है। गुल एक के बाद एक चौंकाने वाली बात बोल रही थी। ये कामरन अपने पैसे की वसूली के लिए किस हद तक जा सकता है? मैंने फिर से पूछा। पैसे वसूलने के लिए उसकी कोई हद नहीं है। अगर किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो बिना कोई रहम किए ले लेगा। अगर कोई लड़की हुई तो उसे बेचकर उसका पैसा उसे मिलता है, तो वो उससे
कमाठीपुर में बेचने से भी संकोच नहीं करेगा। गुल की बातों से अभी तक मुझे यह एहसास हुआ था कि वो क्लब में कामरन के लिए काम करती होगी। चारू एक हफ्ते से गायब है और वो अपने घर पर भी नहीं पहुंची है। पता नहीं क्यों मैं अब इस बात को गुल से छुपाना उचित नहीं समझा था। गुल इस वक्त हैरान नज़रों से मेरी ओर देख रही थी।